हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी एकेटीयू। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम आज टॉपिक का नाम हमारा है टू टायर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो हमने कल देखा था कि फाइल सिस्टम और डीबीएमएस सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, क्यों हमें डीबीएमएस का नीड है। ये हमने कल बहुत ही अच्छे से देखा था। हमने फाइल के ड्रॉबैक्स देखे थे और हमने एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे हमें ये तो क्लियर हो गया था कि हम डीबीएमएस को क्यों यूज करते हैं ओवर द फाइल सिस्टम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कि व्हाट इज टू टायर आर्किटेक्चर। ओके, सबसे पहले हम टू टायर एक सॉरी सबसे पहले हम देखेंगे टू टायर आर्किटेक्चर क्या है। अगर स्टार्ट करें टू टायर आर्किटेक्चर के बारे में, अब जब हम बात करते हैं टू टायर आर्किटेक्चर की, तो इसमें ना मतलब हम नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि टायर क्या होता है, तो टायर इज नथिंग बट अ लेयर। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है। हम डीबीएमएस में हम टायर मतलब क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन करूँ, तो टायर इज नोन एज लेयर। मतलब इसका है कि टू लेयर आर्किटेक्चर क्या है, हमारे पास ये जो आर्किटेक्चर होगा इसमें सिर्फ दो ही लेयर होंगे। तो अब यहाँ पे ना ये क्लाइंट और सर्वर लेयर अगर आप देख पा रहे हो, तो ये सिर्फ इसमें दो ही पार्टिसिपेंट है, एक तो क्लाइंट और एक सर्वर है। तो इसे हम लोग टू टायर आर्किटेक्चर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली यहाँ पे टू टायर मतलब इसमें दो लेयर्स होंगे। एक लेयर हमारा होता है क्लाइंट लेयर। अगर हम लेयर की बात करें तो इसमें आपको बेसिकली देखे तो हमें इसमें दो लेयर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से वो दो लेयर? एक लेयर हमारा है क्लाइंट लेयर। मैं आपको फिर भी लिख के बता देती हूँ। फर्स्ट लेयर हमारा क्लाइंट लेयर है। ओके, एंड जो सेकंड लेयर है हमारा, वो हमारा डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस सर्वर। तो ये जो दो है हमारे लेयर्स टू टायर आर्किटेक्चर में होते हैं। एक क्लाइंट लेयर की बात करते हैं और एक हम बात करते हैं डेटाबेस सर्वर सिस्टम की। यहाँ तक क्लियर है? और तो क्लाइंट लेयर में होता क्या है, क्लाइंट लेयर में क्या होता है, ये क्लाइंट लेयर हमारी एक मशीन जैसी है। ठीक है, क्लाइंट लेयर क्या है, जो क्लाइंट होते हैं ना, ये हमारी एक मशीन की तरह होता है जिसमें कुछ इंटरफेस होता है। वो इंटरफेस क्या करता है, वो इंटरफेस हमें हेल्प करता है हमारे डेटा को फेच करने के लिए। ठीक है, अब ये इंटरफेस हमारा कुछ भी हो सकता है। हाँ, आपको पता ही इंटरफेस एक एपीआई भी हो सकता है। एपीआई तो बेसिकली जेडीबीसी ओडीबीसी ये कुछ हमारे पैकेजेस है जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस सर्वर में से ना अपने डेटा को फेच करते हैं। आप आगे जाके एपीआई के बारे में पढ़ोगे। एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। क्लाइंट लेयर क्या है, क्लाइंट लेयर एक मशीन की तरह है जिसमें हम यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या करते हैं, ये हमें ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इंटरफेस की वजह से क्या होता है, इंटरफेस हमें हेल्प करता है कि जो भी हमारी क्वेरी है, जो भी क्वेरी होगा वो क्या करेगा, वो डेटाबेस सर्वर को पास लेके आएगा। डेटाबेस सर्वर फिर क्या करेगा, तो हमारी जो भी क्वेरी है, हमारी उस क्वेरी को प्रोसेसिंग करेगा डेटाबेस सर्वर। और प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोसेसिंग करने के बाद वापस से हम क्लाइंट ने जो भी क्वेरी हमसे पूछी थी वो उसको वापस से करेंगे। जहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि बहुत अलग कोई भी लैंग्वेज में हमारा एप्लीकेशन जो इंटरफेस है, इंटरफेस तो कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है। इन सेंस इंटरफेस मतलब होता है हमारा एक एप्लीकेशन। वो जावा में भी हो सकता है, पीएचपी में भी हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारा एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, इंटरफेस की वजह से क्या होता है, क्लाइंट के पास जो भी क्वेरी होती है वो इंटरफेस क्या करता है, वो क्वेरी को पिकअप करता है और हमारा डायरेक्टली क्या करता है, डेटाबेस सर्वर के पास लेके आता है। फिर डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा। वो समझे कि एग्जैक्टली उस क्वेरी में पूछा क्या है। तो जो भी प्रोसेसिंग करने के बाद, अब डेटाबेस सर्वर पे भी तो किसी लैंग्वेज का ही होगा, तो उस लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है उस पर्टिकुलर क्वेरी को। जो भी इसका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन को डेटाबेस सर्वर में से जो भी डेटा है, डेटा को वो फाइंड करेगा और फिर वापस से ये जो डेटा है वो वापस से हम क्या करेंगे, क्लाइंट को वापस से वो जो भी आउटपुट है वो मिल जाएगा। इज दैट ओके?
तो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्टली टॉकिंग होती है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम बात करें इसका, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊँ कि टू टायर आर्किटेक्चर का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, तो आपने देखा होगा। अच्छा, नॉर्मली अब अगर हमें टिकट बुकिंग सिस्टम के बारे में जानना है, नॉर्मली अब हम टिकट जो बुक करते हैं वो तो हम IRCTC के प्लेटफॉर्म पे जाके डायरेक्टली हम अपने इंटरफेस ओपन करते हैं और हम बटन्स वगैरह होता है उसमें हमें एक नॉर्मल सा होता है जिसमें हमें अपना वो सेक्शन मिल जाता है कुछ, उसमें पूछते हैं कि आपको कौन से प्लेस से कहाँ पे जाना है। आप वो एंटर करते हो, आप डेट एंटर करते हो ना, आप डेट एंटर करते हो, क्या उसमें एक और भी क्लासिफिकेशन होती है कि आपको कौन सा क्लास चाहिए, स्लीपर क्लास चाहिए कि AC क्लास चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। ये तो हमारा होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बट हाँ, टू टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो पहले हमारे पास IRCTC का प्लेटफॉर्म नहीं था। तब क्या करते थे, तब अगर हमें बुकिंग करनी है तो हम रेलवे काउंटर पे जाते थे। ठीक है, रेलवे काउंटर पे जाके ना हमें एक फॉर्म मिलता था। अभी आपको इतना पता नहीं, बट अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो उन्होंने, उनको इसका तो मतलब उन्होंने ये सब किया रहेगा क्योंकि उनके जनरेशन में था। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है आपको, उस एप्लीकेशन फॉर्म में स्टूडेंट्स को कुछ पूछते हैं, वैसे डेटा जो भी आपका, जो भी क्वेरी आपको जानना है, आपको कोई टिकट चाहिए तो आपसे उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा रहेगा कि आपको कौन से डेट का चाहिए, कौन से ट्रेन का चाहिए, उस ट्रेन का नाम क्या है, कौन सा, देखा होगा आपने तो ये भी ऑप्शन होता है कि कौन सी बर्थ आपको बुक करनी है, नीचे का चाहिए कि मिडल का चाहिए कि अपर बर्थ चाहिए, ये सारे तो जो भी क्वेरी रहेगी वो सारा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे जाएगा, आपको अपनी क्वेरी लिखनी है। फिर आप क्या करते हो उस पर्टिकुलर, मैं आपको बता दी उस टाइम पे ऐसे करते थे। फिर आप वो पर्टिकुलर जो भी फॉर्म रहेगा, क्लाइंट क्या करेगा, हम क्लाइंट को देंगे। हम यूजर है, ठीक है, यूजर ने क्या किया, क्लाइंट को दिया। अब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने जो भी आपका डेटा था, जो भी आपकी क्वेरी थी, उसमें डायरेक्ट एक मशीन होगी, उस मशीन में वो पर्टिकुलर आपकी क्वेरी को प्रोसेस करेगा और फिर डायरेक्ट उस हिसाब से आपने जो भी क्वेरी की रहेगी, आप उस पर्टिकुलर, जैसे हम टिकट की बात कर रहे हैं तो आपने जो भी टिकट वगैरह दिया होगा, डेट कौन सा चाहिए, कौन सा टाइम चाहिए आपको, वो सारा वो आपको एक टिकट बना के डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्लियर आर्किटेक्चर है जिसमें आपने क्लाइंट को दिया अपना क्वेरी, क्वेरी ने डायरेक्ट मशीन में डाला, आपको उसका आउटपुट मिल गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो ये होता है हमारा टू टायर आर्किटेक्चर। इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, एक तो रेलवे सिस्टम हमारा होगा, सेकंड आप बैंकिंग का भी एग्जांपल ले सकते हो। देखो नाउ डे वी हैव ऑनलाइन एप्स। अब जो भी बैंक आप यूज करते हो, आप कोटक यूज करो, आप कोई भी बैंक आप यूज कर रहे हो, स्टूडेंट्स जो बैंक आप यूज करते हो, आपके पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। तो फिर आप कुछ भी विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो ऑनलाइन। बट पहले क्या करते थे हम, या फिर पहले क्या अभी भी हमेशा कभी कभी करते हैं कि हम जाते हैं बैंक में, बैंक अकाउंट पे जाते हैं, बैंक काउंटर पे, कि जो भी वहाँ पे क्लर्क होता है, हमें जो भी विड्रॉ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10,000 डिपॉजिट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसे हमें फिल करना पड़ता है। फिर फिल करने के बाद वो हम एप्लीकेशन फॉर्म उस क्लर्क को देंगे, तो क्या करेगा, जो भी अभी क्वेरी डेटाबेस सर्वर को देगा और फिर आपको आपको डिपॉजिट करना तो वो डिपॉजिट हो जाएगा, अगर आपको विड्रॉ करना तो विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ऐसा ये जो सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, आप ऑनलाइन चीज़ें करते हो वो थ्री टायर में जाती है, कैसे जाती है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के होते हैं। तो टू टायर आर्किटेक्चर का जो एडवांटेज है, एक तो इसको ना मेंटेन, इसका जो मेंटेनेंस होता है, उसको मेंटेन बहुत इजीली कर सकते हैं। ये क्या है, इसका एडवांटेज है। तो टू टायर आर्किटेक्चर को ना मेंटेन करना इजी, क्यों, क्योंकि दो ही लेयर है, एक सर्वर है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड क्लाइंट होते हैं, जो क्लाइंट है वो क्या है, लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा क्लाइंट नहीं होते। क्लाइंट लिमिटेड होने की वजह से इसको मेंटेन करना थोड़ा ईजी होता है। सिर्फ दो ही लेयर है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है स्ट्रक्चर में, तो ये ईजिली मेंटेन होता है। बट अगर हम इसके ड्रॉबैक की बात करें, तो ड्रॉबैक भी इसके, तो जिस चीज़ के मशीन है तो उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, एडवांटेजेस भी। तो टू टायर आर्किटेक्चर का ड्रॉबैक ये है कि इसके पास ना स्केलेबिलिटी नहीं होती। ये स्केलेबिलिटी नहीं है। अच्छा मैम, स्केलेबिलिटी नहीं होती मतलब, अब ऑफकोर्स मैंने बोला कि क्लाइंट लिमिटेड है तब तो ये ईजी होता है परफॉर्म करना, बट अगर क्लाइंट ज़्यादा हो गए तो तो इसको तभी उस वक्त क्या होगा, ये तब एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। सेकेंड थिंग हमारा होता है सिक्योरिटी। इसमें ना सिक्योरिटी भी मेंटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों?
क्लाइंट डेटाबेस से डायरेक्ट क्या कर रहा है, क्लाइंट डायरेक्ट डेटाबेस से कांटेक्ट कर रहा है, तो उसे पता है कि कौन सा डेटा किस लोकेशन पे। तो ये क्या हो सकता है, ये थोड़ा हमारा स्क्रूटिनिटी नहीं मिलती, इसमें थोड़ा हमारा जो है जो सिक्योरिटी है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर भी ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करते, हाँ इसे हम यूज़ करते हैं। बट लेट्स सी कि थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या क्या और एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे। आई होप आपको टू टायर आर्किटेक्चर समझ में आ गया। अब हम थ्री टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, लेट्स सी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर है। बेसिकली जब हम बात करते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर की ना, अब इसमें भी क्या है, थ्री टायर आर्किटेक्चर में भी हमारे पास यूजर होंगे। यहाँ पे तीन लेयर्स होती है, थ्री टायर मतलब थ्री लेयर्स है। एक सबसे पहला हमारा क्लाइंट लेयर है, बिजनेस लेयर है और डेटा लेयर है। ओके, यहाँ पे तीन लेयर होता है ना। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट लेयर है, इसमें क्या होता है, हम जो यूजर है, यूजर क्लाइंट लेयर से इंटरेक्ट करता है। नंबर ऑफ यूजर हो सकते हैं, यूजर वन यूजर टू, ऐसे नंबर ऑफ आपके क्या हो सकते हैं, यूजर आपके जो ये क्लाइंट लेयर पे वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब वापस से क्या करता है, क्लाइंट लेयर ना एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है आपको पता ही, क्लाइंट लेयर में हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वो इंटरफेस के हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी जो भी पर्टिकुलर क्वेरी होगी वो हम अपने डेटा क्वेरी पूछते हैं और फिर हमें उसका क्वेश्चन आंसर मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। तो नॉर्मली जो भी मेरा एप्लीकेशन होगा, अब नॉर्मली क्या होता है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, वापस से बताती हूँ कि एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जावा में हो सकता है, सी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो क्या करता है क्लाइंट लेयर, क्या किया, यूजर ने अपना जो भी क्वेरी था, यूजर ने उस क्वेरी को पास किया क्लाइंट लेयर में। अब क्लाइंट लेयर में जो एक मशीन जो हमारा इंटरफेस है, उस इंटरफेस ने उस क्वेरी को लिया और बिजनेस लेयर पे पास किया। ठीक है, अभी बिजनेस लेयर पे क्या होता है, बिजनेस लेयर को हम एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस लेयर को क्या बोलते हैं, बिजनेस लेयर को हम एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया इसने, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर पे वो जो भी क्वेरी है उसको किया। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जैसे टू बेस आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड डेटाबेस सर्वर पे डाल देते हैं कि भाई वो क्वेरी लेगा, फिर इसको समझेगा, पूरा अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा, जो भी लैंग्वेज में हमारा डेटाबेस सर्वर होगा उसमें वो कन्वर्ट करेगा, देन जो भी उसका आउटपुट होगा वो वापस से क्लाइंट को देगा। ठीक है, बट इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डेटाबेस पे जो लोड हो ना उसको कम करते हैं। कैसे, मैंने बोला कि यूजर हमारा जो भी क्वेरी पूछेगा वो हम बिजनेस लेयर में देंगे। ठीक है, बिजनेस लेयर पे देंगे। तो इससे होता क्या है, जो भी क्वेरी है, ये पर्टिकुलर क्वेरी बिजनेस लेयर पे जब आएगी तो ये ना पूरा उस क्वेरी को अंडरस्टैंड करेगा, और ये जो भी लैंग्वेज में हमारी डेटाबेस को चाहिए रहेगा, ठीक है, उस लो लेवल लैंग्वेज में ये उस क्वेरी को कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में इस पूरे क्वेरी को कन्वर्ट करेगा। मतलब बिजनेस लेयर क्या करता है, जो प्रोसेसिंग का काम था ना, ये पूरा प्रोसेसिंग का काम हमारा क्वेरी का इसमें ही कर देता है। जो भी एक उसमें पूरा ये एक पर्टिकुलर हमें एक पूरा फाइंड आउट करता है कि हाँ, क्लाइंट जो हमारा यूजर है उसको यही क्वेरी का आंसर चाहिए, पर्टिकुलर यूजर का आंसर चाहिए उस क्वेरी का। तो ये पूरा उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसको क्या करता है, डेटा लेयर में पास करता है, जिसकी वजह से डेटा लेयर का काम आसान हो जाता है, उसे प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती है। उसे सिर्फ अपने डेटा में जो भी उसने डेटा सेव, जो भी डेटाबेस में जो भी डेटा सेव किया है, जो भी क्वेरी उसको एकदम सिंप्लीफाइड लो लैंग्वेज में मिली है, वो क्या करेगा, उसका आंसर लेगा, बिजनेस लेयर को पास करेगा और फिर बिजनेस लेयर उसे हमारे क्लाइंट लेयर को पास करेगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे हमारे डेटाबेस का जो लोडिंग था वो कम हो गया। अब इसे क्या करना पड़ रहा है, इसे सारा जो क्वेरी है वो एकदम प्रोसेस करके मिल रहा है, सिर्फ उसे डेटाबेस में जाना है, डेटा को जो भी क्वेरी है उसको आंसर करके बिजनेस लेयर को देना। तो वापस से बिजनेस लेयर क्या करेगा, जिस लैंग्वेज में यूजर ने उसको क्वेरी की थी वापस से वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा देन यूजर। क्योंकि आपको, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे हमने अभी लिया IRCTC का, जब IRCTC के प्लेटफॉर्म पे जाते हो
तो आपको अपना जो क्वेरी, आप जो भी क्वेरी पूछते हो, आप क्या सोचते हो कि मुझे मेरा आंसर भी उसी फॉर्मेट में मिलना चाहिए जिस फॉर्मेट में मैंने अपने एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली हम यही सोचते हैं ना। तो ये बिजनेस लीडर क्या करता है, जब इसने लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्वेरी डेटाबेस को पास किया, डेटाबेस ने लो लैंग्वेज में आंसर किया। अब ये वापस से जब ये बिजनेस लेयर में आंसर जाता है, तो बिजनेस लेयर इस बात का ध्यान देता है कि यूजर ने कौन से फॉर्मेट में क्वेरी की थी, तो वापस से जाके उसी ही फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर डेटा को कन्वर्ट करके देन वो हमारी इंटरफेस, जो भी यूजर है उस इंटरफेस पे पास करता है। तो इसीलिए आपको कभी पता नहीं चलता कि आपका जो डेटा है वो कौन से लोकेशन पे स्टोर है। जैसे कि आईआरसीटीसी पे भी आपका जो ईमेल वगैरह है वो स्टोर कराया जाता है। क्या आपको पता है कि आपका ईमेल कौन से लोकेशन पे स्टोर है? नहीं, जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बस मैंने कोई क्वेश्चन किया, मतलब मेरे को कोई टिकट बुक करना है, मैंने डेट डाला, मैं कुछ पर्टिकुलर मैंने लोकेशन डाली कि हाँ कौन सा क्लास चाहिए, डेट, मेरी टिकट बुक हुई, बस मुझे इतना ही मतलब है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा ईमेल आईडी कहाँ स्टोर है, मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कौन से लोकेशन पे स्टोर है, ये सब मुझे जानना भी नहीं। और ये सब हमें थ्री टायर आर्किटेक्चर में मालूम भी नहीं होता है। तो इससे पहला एडवांटेज तो मुझे ऐसे समझ में आ गया कि फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है कि इसमें जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन है। आप अभी देख पा रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरा डेटा कौन से लोकेशन पे स्टोर है, तो इससे क्या हुआ, मेरा डेटा तो सिक्योर हो गया। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, ये स्केलेबल भी होता है। क्यों स्केलेबल होता है? क्योंकि मल्टीपल यूजर इस पे परफॉर्म अपना वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लेयर सबको हैंडल करता है। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी भी, हाँ इसका बस ड्रॉबैक ये कि थोड़ा मेंटेनेंस इसका प्रॉब्लम होता है। बट देखो मेंटेनेंस इतना इशू नहीं है। आज के टाइम पे इतना पैसा है, इतना, हमें क्या चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मनी का कोई इशू नहीं, मेंटेनेंस हम मेंटेन कर लेंगे, पर सिक्योरिटी होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होना चाहिए। तो इसके लिए हम थ्री टायर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा सिक्योरिटी भी रहता है, स्केलेबिलिटी भी रहती है। आई होप आपको टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टू टायर आर्किटेक्चर यूज़ नहीं करते, देखो टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर कैसे, आप कोई भी काम बैंक में जाके पर्सनली करते हो, फिर आप रेलवे स्टेशन काउंटर पर जाके पर्सनली टिकट बुक करते हो, तो वो आपका टू टायर सिस्टम हो जाता है। क्योंकि आप ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन इंटरफेस का यूज़ करके कोई काम करते हो जिसमें आपसे बहुत एब्स्ट्रैक्शन, डेटा को हाइड करके, मतलब जितना आपको ज़रूरत है उतना ही चीज़ें आपको दिखाई जाती है, तो वो हमारा हो जाता है थ्री टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।